नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है यादें। कहानी एक व्यक्ति के बचपन की यादों पर आधारित है। कहानी सुनते हुए आपको लगेगा कि हमारा बचपन भी ऐसा ही बीता है, कुछ यादें तो हमारी भी ऐसी ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। माता पिता, 2 भाई और 4 बहनें। रघु का ऐसा परिवार था। भाइयों में रघु बड़ा था। माँ बाप सहित 8 का परिवार। आवश्यकताएं बनाम विलासिता की बात करें तो पिता का हर महीने का पैसा आवश्यकताओं की गली में दम तोड़ देता। हाँ, मकान जरूर 2 मंजिला था, 8 कमरों का था, जहाँ रघु का परिवार ऊपर वाली मंजिल पर रहता था और नीचे किराएदार रहते थे। मकान 1.5 एकड़ जमीन पर बना था और जमीन महामार्ग को छूती हुई थी। इस जागीर को रघुवाड़ी नाम से पुकारा जाता था। और हाँ, घर में टेलीफोन था, जो उस वक्त अधिकतर विशेष लोगों के पास या पैसे वालों के पास हुआ करता था। पिता की दृढ़ धारणा रही कि अगर पढ़ लिख कर बड़ा बनना है तो बच्चों को अच्छी पाठशाला और अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। फलस्वरूप पैसों की पाठशाला में, जिसे कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, रघु और उसके भाई बहनों का दाखिला कराया गया। पिता की इस सोच के पीछे का कारण उनके निजी जीवन की हकीकत थी। पिता शंकर का जन्म स्थान एक देहात गांव था। 4 साल की उम्र में उनकी मां चल बसी थी। शंकर की 4वीं तक की पढ़ाई गांव की पाठशाला में हुई थी। वह भी जाति द्वेष के कारण उसे क्लास के दरवाजे के बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। क्लास के अंदर नीची जाति के छात्रों को प्रवेश की मनाही जो थी। गांव की पाठशाला तो सिर्फ 4वीं तक ही थी। शंकर ने पिता से आगे पढ़ने की इच्छा जताई। शंकर के पिता बेटे को गांव से बाहर भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना करते हुए कहा, पढ़ के क्या कर लेगा तू, खेती कर और कपड़े बेचने के काम में मेरी मदद कर। शंकर के पिता के पास खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा और एक घोड़ा था। घोड़े पर सवार होकर आसपास के गांव के बाजारों में वे कपड़े बेचा करते थे। उस उम्र में भी शंकर की आगे पढ़ने की इच्छा प्रबल थी। शंकर के साथ का एक लड़का उसके रिश्तेदार के यहाँ, जो शहर में रहते थे, वहाँ रहकर पढ़ाई करता था। जब वह छुट्टी में गांव में आया तो वापसी में शंकर उसके साथ पिता को न बताते हुए उसी के साथ शहर चला गया। उस लड़के के परिवार की मदद से 5वीं कक्षा में उसे दाखिला भी मिल गया। इसके बाद इस बात की शंकर के पिता को सूचना दी गई। बालक का आगे का सफर तो बहुत संघर्षपूर्ण और कष्टपूर्ण ही रहा, लेकिन जिस ललक, विश्वास, जिस दृढ़ निश्चय के साथ में उसने पढ़ाई की, तो सफलता की प्राप्ति उसकी झोली में जरूर आ गई। वह सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में सिविल इंजीनियर के नाते काम करते रहे और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर PWD और उसके बाद IDA में कार्यरत रहे। वहीं से वे सेवानिवृत्त भी हुए। रघु की माँ बच्चों को पिता की यह बात बताया करती, जिससे कि वे भी इसी लगन से और दृढ़ निश्चय से पढ़ाई करें और जीवन में कुछ कर दिखाएं। रघु के पिता रघु के अनुसार एक हिटलर ही थे। फलस्वरूप घर में आपातकालीन स्थिति ही हमेशा बनी रहती। अगर उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो रघु का बचपन बहुत सुखद और संतोषजनक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि संतोषजनक बनाने हेतु भाई बहन तरकीबें निकाल ही लेते। जब पिता दिन भर घर में न होते, बच्चे खूब धमाचौकड़ी मचा लेते, किंतु जैसे ही पिता घर पर आते तो बच्चे एकदम सीधे साधे शरीफ होने का स्वांग रचते। पिता का डर इतना था कि उनके रहते उनके कमरे में कोई जाता भी नहीं था। ग्रीष्मकालीन गर्मी 43-44 डिग्री तक पहुंच गई थी। ऐसी भीषण गर्मी और लू के चलते बाहर कोई पशु पक्षी तक नजर नहीं आता था। घर के इर्द गिर्द बबूल के पेड़ों पर उड़ने वाले 1.25 इंच के जीव लगातार एक ही आवाज में सुर निकालते रहते। 12-13 साल का रघु चुपचाप ही दोपहर को घर से बाहर जाकर उन जीवों को तलाशता और माचिस की डिब्बी में 1-2 को कैदी बनाकर घर ले आता। माँ को इस बात के बिल्कुल भी वो पता नहीं चलने देता और इस तरह से अपना कार्य पूरा कर लेने पर इस उपलब्धि का उसे अत्यधिक रोमांच और खुशी मिलती। घर में एक ही टेबल फैन था, जिसके इस्तेमाल का हक सिर्फ पिता के पास था। गर्मी के दिनों में पिता को छोड़कर सभी छत पर सोते थे। शाम को बच्चों द्वारा छत पर खूब पानी डाला जाता, जिससे कि फर्श ठंडा हो जाए। सब एक लाइन में बिछौने डालकर सोते।
जब मौसम करवट के मोड़ पर होता और रात में हल्की फुल्की बारिश आ जाती, तब अपने अपने बिछौने नीचे ले जाकर घर के अंदर उन्हें सोना पड़ता। अब बारिश के तनिक गीलेपन से न छत पर सोया जाता और न घर के भीतर भट्टी सी गर्मी के कारण घर के अंदर भी सोया नहीं जाता था। बड़ा अजीब सिलसिला हुआ करता था। खुले आकाश के नीचे सोने का मजा बड़ा अद्भुत था। आकाश भर झिलमिलाते तारे बिखरे पड़े नजर आते और सुडौल चांद हल्के हल्के सफेद बादलों से गुजरता दिखता, मानो वह पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा हो। और अगर नाना जी का रहना उन दिनों रघु के यहाँ होता तो उनकी सुनाई हुई अनेक कहानियां बच्चों को वहां लेटे लेटे कुछ अलग ही दुनिया में ले जाती। नाना जी की सुनाई हुई कुछ कहानियां रघु को अभी तक अच्छी तरह से याद थी और उनमें से रामकली की कहानी तो वो अभी भी भूला नहीं है। जैसा नाना जी ने सुनाया था वैसा का वैसा बिल्कुल एक एक शब्द रघु को अभी भी याद था। तब नाना जी ने जो कहानी सुनाई थी वो कुछ इस प्रकार थी। नाना जी रेलवे विभाग में कार्यरत थे। उस समय उनका एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर नियुक्ति हुई थी। रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे कर्मचारी आवास बने हुए थे और वहीं पर नाना जी अपने परिवार समेत रह रहे थे। उसी परिसर में 8-10 गांव वालों के मकान भी थे। इन्हीं सब मकानों के बीच में रेलवे ने एक नल और एक हैंडपंप लगा दिया था, जिसका इस्तेमाल वहां के रहवासी किया करते। उस छोटी सी बस्ती के आसपास सारे खेत ही खेत थे। गांव वालों के मकानों में से एक मकान रामलाल के परिवार का था। रामलाल के घर में 2 गायें थी, बकरियां थी और मुर्गियां थी। रामलाल के पास गांव से लगी हुई 6 बीघा खेती थी। उसका परिवार ठीक ठाक ही था। उसकी पत्नी को बाहर जाकर कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। घर में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और छोटी बेटी का नाम रामकली, वह ब्याह के उम्र की हो गई थी। रामकली जब 4-5 साल की थी तब अचानक कुएं में गिर गई थी। उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन तब से वह कुबड़ी थी। उसे शहर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी इलाज करवाने के लिए ले जाया गया, लेकिन उसका कुबड़ापन ठीक नहीं हुआ। दिखने में तो रामकली बड़ी सुंदर थी, स्वभाव से सुशील और बड़ी मिलनसार भी थी। वह बस्ती में अपने व्यवहार की वजह से सबकी चहेती थी। साफ सरल हृदय की, खुश मिजाज और अल्हड़ रामकली। उसके ब्याह को लेकर रामलाल और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे। उतनी सहानुभूति और चिंता उस बस्ती के हर परिवार की महिला को भी थी, क्योंकि रामकली का मददगार स्वभाव, फिर चाहे दिवाली की मिठाई बनाना हो या किसी परिवार में किसी और काम के लिए जरूरत हो या कोई विशेष कार्यक्रम हो या किसी बीमार की सेवा करना हो, रामकली सारे परिवारों की लाडली बेटी। वह सारे कामों में निपुण, छोटे से छोटा काम तक वह मन लगाकर करती और सबके काम आती। रामलाल की घर की दीवारें मिट्टी से और छत कवेलू से बनी हैं। नानी जी को जब जरूरत पड़ती, कोई बड़ा आयोजन होता घर में, तब मदद के लिए रामलाल की पत्नी को बुलाती तो वह आ जाया करती थी। रामलाल के घर की दीवारें मिट्टी से और छत कवेलू से बनी हुई थी। घर की एक दीवार के सहारे उन्होंने एक कच्चा कमरा और निकाल लिया था, जिसकी छत टीन की और दीवारें फसल की सूखी टहनियों और मिट्टी से बनी। यह कमरा खेती का सामान इत्यादि रखने के उपयोग में ही लाया जाता। हर हफ्ते सारा घर गोबर से लीपा पोता जाता। रोज आंगन में गोबर का पानी भी डाला जाता। विविध रंगों से रंगोली भी आंगन में बनाई जाती। ये सारे काम रामकली बड़ी खुशी खुशी करती। रामकली की माँ ने नानी को ये सब बातें बताई थी और नानी के द्वारा नाना को भी सारी बातें मालूम पड़ी थी। तब जाड़े के दिन थे। ठंड भगाने के लिए आंगन में रोज सवेरे अलाव जलाकर रामलाल का परिवार चाय पीने उसके इर्द गिर्द बैठता। कई बार उनके पड़ोसी भी वहां आ जाते और आपस में बातें हुआ करती। आज रामलाल और उनकी पत्नी चाय की चुस्कियां लेते हुए खेती बाड़ी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहुत देर से आंगन में एक आदमी खड़ा है और इनकी ओर ही देखे जा रहा है। देखने में वह कोई फकीर सा ही लग रहा था। उसके बदन के कपड़े एकदम मैले थे, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई दिखाई दे रही थी और सिर के बाल भी बड़े हुए थे। शायद काफी समय से उन्हें न धोने के कारण वे अजीब बेतरतीब से उलझे उलझे दिखाई दे रहे थे।
रामलाल की पत्नी की अचानक जब उस पर नजर पड़ी तो उसने धीरे से पति से कहा, जरा देखो तो सामने कौन खड़ा है। रामलाल उस व्यक्ति को देखने लगा, फिर इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। वह व्यक्ति आग के पास आकर खड़ा हो गया। रामलाल ने उससे कहा, आओ बाबा, बहुत ठंड है, यहाँ आकर बैठो, आग ताप लो, आपके शरीर में भी गर्मी आ जाएगी। और फिर पत्नी से उसे देने के लिए भी कहा। वह आदमी आकर आग के पास बैठ गया। रामलाल की पत्नी ने पास में रखी केतली से स्टील के गिलास में चाय उड़ेलकर बाबा को दे दी। उस व्यक्ति से कई बार पूछने पर भी उसने अपना नाम कभी बताया नहीं, इसलिए रामलाल के परिवार के लोग उसे बाबा ही कहने लगे। उस दिन के बाद से वह आदमी अक्सर रामलाल के यहाँ आने लगा, कभी चाय के वक्त तो कभी खाना खाने के वक्त। पर वह कभी भी बात नहीं करता था, सिर्फ सिर और हाथ के इशारों से ही जो कुछ कहना होता कह देता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, रामलाल का परिवार उस आदमी से यानी कि बाबा से अच्छे से परिचित सा हो गया। बाबा अपनी दुनिया में मस्त दिखाई पड़ते थे। वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उनकी आंखें सदा ऊपर की ओर ही लगी रहती थी। बड़े मस्त मौला थे, कभी भी आते, कभी भी झट से उठते और चले जाते। खाना खाने का इशारा करते और थाली लाने तक तो उठकर चले भी जाते। 1 महीना हो चला इस सिलसिले को। बस्ती के लोग भी उनको बाबा के नाम से ही जानने लगे थे। ये सारी कहानी नाना जी के मुंह से रघु ने सुनी थी और उसे वह कहानी आज नाना जी के शब्दों में याद आ रही थी। एक दिन रात के 10 बजे बाबा आकर बंद दरवाजे के बाहर कड़ी ठंड में कुड़कुड़ाते हुए बैठ गए। रामलाल जब रात में घर पहुंचे तो बाबा को दरवाजे के बाहर बैठे हुए पाया। रामलाल के लाख कहने के बावजूद भी वे वहां से हटने को तैयार ही न हुए। तब रामलाल पीछे से दरवाजे के घर के अंदर गए और अपनी पत्नी और बेटी रामकली को ये बात बताई। आखिर रामलाल के परिवार को लगा कि उन्हें घर की दीवार से बना जो सामान रखने का कमरा है वहां उन्हें जाने को कहा जाए। हो सकता है कि बाबा को उनके परिवार के साथ अंदर रहने में या आने में संकोच हो रहा हो। तब उन्होंने सामने का दरवाजा अंदर से खोला और बाहर आकर बाबा के लिए वह कच्चा कमरा खुलवाकर बाबा को वहां बैठने के लिए रहने के लिए कह दिया। इस बात पर बाबा तुरंत बड़ी तेजी से उठे और उस कमरे में चले गए। रामकली साथ में 2 कंबल लाई थी, उसने बाबा के लिए वे बिछा दिए, ओढ़ने के लिए रख दिए। तब से करीब 4 महीने हो गए बाबा उस कमरे में रहने लगे। रामलाल का परिवार, खास करके रामकली ही उनका ध्यान रखती थी। उनका बिस्तर ठीक करना, चाय ला कर देना, खाना लाना इत्यादि। बाबा एक बार कमरे में गए तो कई दिनों तक बाहर आते ही नहीं थे। कितनी ही आवाज लगा लो वे दरवाजा ना खोलते। शुरू में तो ये बातें सबको बड़ी अजीब लगती, लेकिन अब इसकी भी आदत सबको हो गई और कोई इसकी चर्चा न करता। नहाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, वे कभी नहाते ही नहीं थे। रामकली ने तो कई बार उनके लिए गर्म पानी और साबुन तक का इंतजाम कर दिया, लेकिन वे नहाने के नाम से ही वे दूर भाग जाते। मई महीने की गर्मी सबको सताने लगी थी। रेलवे कर्मचारी के मकानों में पानी के कूलर भी लगने चालू हो गए थे। बाबा 2 दिन से कहीं गए नहीं थे, बस अपनी ही धुन में रहते और मन करता तो रामलाल के घर के आंगन में आकर बैठ जाते। जब चाय की जरूरत होती तो इशारों में कहते। रामकली उनके लिए चाय बनाकर लाती। सवेरे के 8 बज रहे थे। बस्ती की सारी महिलाएं नल के चारों ओर खड़ी होकर पानी भर रही थी। उनकी वहां जोर शोर में बातें भी चल रही थी। रामकली भी वहीं पानी भरने के लिए खड़ी थी। थोड़ी दूर पर एक सीमेंट के बने चबूतरे पर बाबा बैठे थे। रामकली कई दिनों से बाबा के पीछे पड़ी थी कि बाबा नहा लो, गर्मी के दिन है, कितना पसीना आता है सबको, आपको भी नहाने से अच्छा लगेगा। लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। रामकली ने नल पर घड़ा भर लिया और घड़ा लेकर घर की तरफ आ रही थी तो उसकी नजर बाबा पर गई। तभी उसके मन में अचानक एक शरारत भरा ख्याल आ गया, क्यों ना घड़ा भरकर पानी बाबा के शरीर पर ही उड़ेल दूं। कम से कम नहाने जैसा तो हो जाएगा, थोड़ी तो ठंडक मिलेगी उनको। और रामकली ने आव देखा न ताव, झट से जाकर घड़े भर पानी बाबा के पीछे से जाकर उनके सिर पर ही उड़ेल दिया। बाबा एकदम चौंक गए और हड़बड़ाकर उठने लगे। पीछे देखा तो रामकली खड़ी थी।
बाबा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सब महिलाओं के सामने ही पास ही जमीन पर पड़ा एक तांबे का लोटा उठाया और जोर से रामकली के ऊपर फेंका। रामकली को लोटा लगते ही वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लोटा इतना जोर का लगा था कि वह बेहोश हो गई। कुछ महिलाएं तुरंत ही उसकी सहायता के लिए उसके पास पहुंची। बाकी कुछ महिलाएं बाबा को ढूंढने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लोटा मारने के बाद बाबा ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। महिलाओं ने चारों तरफ नजर डाली, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए। एक महिला ने रामकली की हालत देखकर रामकली की माँ को खबर दी। वह भागी भागी रामकली के पास आ गई। सबने मिलकर रामकली को उठाया और घर ले आए। उसके चेहरे पर जब पानी के छींटे मार उसे पंखे के आगे लिटाकर खूब हवा जब उसे मिली, तब कहीं जाकर उसे होश आया और वह अचकचाकर उठ बैठी। यही नहीं, वह उठकर एकदम खड़ी भी हो गई। सबको आश्चर्य हुआ कि वह सीधी खड़ी थी। उसका कुबड़ापन गायब हो चुका था। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी अब कुबड़ी नहीं है, स्वस्थ हो गई है। बाकी महिलाओं ने भी जब गली को एक स्वस्थ हाल में देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन इस किस्से के बाद में वे बाबा कभी भी किसी को रामलाल के घर या बस्ती में कहीं नहीं दिखे। नाना जी बोले, भारतवर्ष संतों की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े चमत्कारी बाबा हुआ करते हैं। शायद रामकली के विनयशील स्वभाव, उसकी सेवाभावी प्रवृत्ति के कारण ही बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप ही रामकली को लोटा फेंक मारा और उसकी पीठ की कुबड़ सही कर दी। रघु को नाना जी की ये कहानी बहुत याद आती। अक्सर ही जब भी कोई बाबाओं की या ढोंगी बाबाओं की बात करता तो रघु उनसे कहता कि मैंने एक असली के बाबा की बात सुनी है, मेरे नाना जी ने सुनाई है। यह सब रघु के लिए बहुत जादुई सा था। घर से थोड़ी दूर पर नदी और उसके किनारे ही श्मशान घाट था। घर की छत से साफ नजर आता था। रात बेरात धधकते मुर्दे कई बार दिखा करते। एक रात 1:30-2 बजे थे जब सभी लोग गहरी नींद में थे और रघु अकेला ही छत पर खड़ा होकर श्मशान घाट में जलते हुए मुर्दे को देख रहा था। तो उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्या ये सबके साथ होता है? क्या ये जीवन में कभी भी हो सकता है? क्या मैं भी मर जाऊंगा? मेरे साथ भी क्या ऐसे ही होगा? रघु तब डर के मारे अपने बिस्तर में जा दुबका था। वर्षा ऋतु में छोटी छोटी सुंदर सुंदर लाल रंग की मखमली त्वचा वाली, जिन्हें कुछ लोग लाल गाय कहते हैं, कुछ लोग देवों की गाय कहते थे, जमकर बच्चे घंटों उनके साथ खेलने में खो जाते। इन दिनों बारिश का पानी मकान के पीछे वाले जमीन पर तालाब से होकर रुक जाता। इस पानी में कई मोटे तगड़े मेंढक रात भर टर टर करते सुनाई देते। जब वे ऐसे चिल्लाते, उनका गला दोनों बाजू से रंगीन गुब्बारे की तरह बाहर अंदर होता रहता। रघु और उसके भाई बहन ये नजारा कौतूहल भरी नजरों से देखते। जब ऋतु बदलती और रघुवाड़ी में ऊंची ऊंची घास उगाती, तब आंगन में दूर तक हरियाली और फूलों की चादर से बिछ जाती। रघु तब तीसरी चौथी में रहा होगा। रघु और उसका छोटा भाई स्कूल जाने के लिए नीचे उतरे। 8:30 बजे की धूप की किरणें ऊंची ऊंची घास पर फैली हुई थी। तभी रघु की नजर सांप के 3 बच्चों पर पड़ी, जो घास की ऊपरी डंडियों पर धूप सेक रहे थे। रंग में काले थे। रघु ने एक घास की डंडी तोड़ी और उन्हें छेड़ने लगा। भाई भी साथ हो लिया। दोनों के मन में किसी प्रकार का डर नहीं था। तभी माँ ने गैलरी में से देखा तो उनको चिल्लाते हुए डांटा। दोनों भाई सांप के बच्चों को छोड़ बस के लिए भागे। एक बार रघु एक खरगोश का पीछा करते हुए ऊंची ऊंची घास में चला गया। देखा तो खरगोश ने घास के नीचे एक गोल खोखला स्थान बना लिया था, जिसमें वह दुबक कर जा बैठा। रघु की ओर वह देख रहा था। रघु उस तक पहुंच नहीं सकता था, बस देख सकता था। यह बड़ा ही नाजुक और मनमोहक अनुभव रहा था रघु के लिए। रघु और भाई बहनों को बारिश समाप्त होने के बाद रघुवाड़ी में जितने भी ईंटें तथा पत्थर पड़े होते थे, उन्हें पलटकर उनके नीचे छुपे हुए नाना प्रकार के जीवों को देखने में बड़ा मजा आता था। उसमें बिच्छू और शतपाद भी उन्हें दिखाई देती और ऐसा होने पर रघु को साहसिक कार्य का ही आनंद मिलता। एक बार रघु, उसका भाई और एक छोटी बहन यही काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सांप का सिर एक गड्ढे में और पूंछ वाला हिस्सा दूसरे बाजू वाले गड्ढे में था। तीनों उन गड्ढों के एकदम करीब घेरा बनाकर बैठ गए उसे देखते हुए। जब वह तनिक सरसराया तो तीनों घबराकर घर की ओर भाग खड़े हुए थे।
तीनों ने आपस में तय कर लिया था कि माँ को इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, वरना तीनों को खूब डांट खानी पड़ती। यह उस वक्त की बात है जब परिवार घर की निचली मंजिल पर रहा करता था। उन दिनों मिट्टी का तेल और लकड़ी का कोयला इस्तेमाल किया जाता था। महीने भर लगने वाला कोयला एक साथ ही खरीद कर रख दिया जाता था। एक बार कोयला लेकर एक रिक्शे वाला आया और बताई जगह पर उसने बोरे उतार कर रख दिए। फिर पैसे मिलने का इंतजार करता खड़ा था। पिता ने अंदर जाकर खूंटी पर टंगी पतलून से पैसे निकाले और उसे दे दिए। शायद रिक्शे वाले ने बाहर से देख लिया था। दूसरे दिन सवेरे जब पिता ने पतलून पहनने के लिए खूंटी की तरफ नजर डाली तो उनकी पतलून जिसमें पैसे का बटुआ था और कमीज दोनों ही उस खूंटी से गायब थे। पुलिस में इस बात की रपट लिखाई गई। पुलिस को कपड़े तो रघुवाड़ी के बाहर पड़े मिले, लेकिन बटुआ जिसमें उस माह की पूरी तनख्वाह रखी हुई थी, बटुआ गायब था। पुलिस द्वारा रिक्शा वाला पकड़ लिया गया। उसने कबूल भी कर लिया कि रात में वह मकान के पीछे वाले हिस्से में जहां जाली नहीं लगी थी, उसमें से उसने मकान में घुसकर चोरी की थी। जब रघु को पता चला कि चोर उसके सिरहाने से गुजरकर कपड़े उठा ले गया, तो रघु इस बात को सोचकर ही भयभीत हो गया। एक बार की बात है, निचली मंजिल के कमरे नगर निगम को चौथी तक की पाठशाला चलाने हेतु किराए पर दिए गए थे। उन दिनों रघु का परिवार बहुत सी मुर्गियां और बत्तखें पाला करता था। रघु की माँ ने एक लड़की को अंडे चुराते देखा तो उसे डांट फटकार लगाई। लड़की के पिता की संगत चोर उचक्कों और दारूबाजों की थी। लड़की ने बाप को बताया तो शाम को लड़की के बाप ने दारू पीकर मकान के सामने आकर पिताजी को खूब गाली गलौज दी। पिता दफ्तर से लौटे तो ये बात उन्हें बताई गई। उन दिनों रघु के दो चाचा पुलिस में ऊंचे पद पर थे। परिणामतः लड़की के बाप को हिरासत में ले लिया गया। रघु को इसके बाद वाला किस्सा अच्छे से याद है। हिरासत से छूटकर आने के बाद एक शाम कुछ गुंडों को साथ लेकर उसने घर पर धावा बोल दिया। वे गाली गलौज और पथराव करने लगे। उनके हाथों में लाठियां भी थी। रघु के पिता ने घर की बत्ती बंद करने को कहा। रघु की माँ ने जल्दी से बत्तियां बंद कर दी। पिता ने तभी 12 बोर की बंदूक निकाली और उसमें कारतूस डालकर हवा में 2-3 फायर कर दिया। उन गुंडों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में बंदूक भी रखी होगी। वे बंदूक के फायर की आवाज सुनते ही वहां से भाग निकले। पुलिस आई, लेकिन तब तक तो वे गुंडे गायब हो चुके थे। आखिर गांव कोई बड़ा तो था नहीं। गुंडों को पुलिस ने बहुत जल्दी ही पकड़ भी लिया और बहुत सख्त सजा भी दी। रघु के पिता लाठी काठी और कुश्ती में कुशल थे। कई माह तक उन्होंने हॉकी स्टिक स्कूटर पर बांधकर दफ्तर आना जाना रखा, ताकि रास्ते में अगर कोई हमला हुआ तो उससे निपटा जा सके। यह किस्सा रघु के मन में आज भी रोमांच का अनुभव कराता है। पाठशाला 3 किलोमीटर के फासले पर थी। बस का भाड़ा 5 पैसे था। वैसे तो कई दिनों तक पिता अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर से रघु और उसके भाई को स्कूल छोड़ाया करते थे। बस्ते भी उनकी उम्र के हिसाब से बड़े बड़े थे। फलस्वरूप दोनों भाइयों को एक साथ ले जाना एक बड़ा जोखिम भरा ही काम था। एक दिन बड़ा मजेदार किस्सा हो गया। तकरीबन 1 किलोमीटर तक स्कूटर चल चुका था, तभी सामने से एक बस आ गई। पिता को स्कूटर सड़क से नीचे उतारना पड़ी। स्कूटर डगमगा गई और इधर रघु बस्ते के साथ ही पीछे के पीछे गिर पड़ा। पिता स्कूटर फिर सड़क पर ले आए और रफ्तार पकड़ ही रहे थे कि भाई को ऐसा लगा कि रघु पीछे नहीं है। तब उसने पिता को आगाह किया। स्कूटर रोका गया और रघु का फिर सफर जारी हुआ। घर में जब इस बात का पता चला तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसके बाद से लेकिन दोनों भाई बस से ही स्कूल जाने आने लगे। पैसों की कमी तो हमेशा ही रहती थी। एक बार रघु का मामा, जो रघु की ही उम्र का था, उनके यहाँ रहने आया। उसी दौरान रघु और उसका छोटा भाई अखबार की रद्दी बेचकर कुछ पैसा अपने पास में रखे हुए थे और रघु का मामा और ये दोनों भाई पैसा लेकर सिनेमा देखने गए। पिता को इस बात की उन्होंने भनक नहीं लगने दी थी। वे तीनों 1.5 घंटा पहले ही सिनेमा घर पहुंच गए। टिकट खिड़की खुलने को ही थी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार उन्हें करना था, इसलिए तीनों एक पेड़ की छाया में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उनसे उम्र में एक थोड़ा बड़ा लड़का उनके पास तभी आया और बोला, तुम लोग सिनेमा देखने आए हो ना? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। लड़का बोला,
टिकट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अभी तो बहुत समय है, तुम मुझे पैसे दे दो, मेरी अंदर पहचान है, मैं टिकट अंदर से लाकर तुम्हें दे देता हूँ। टिकट बाबू मेरा अंदर पहचान का है। रघु और उसके साथी, रघु और उसका भाई और उसका मामा तीनों ही उस लड़के की बातों में आ गए और उन्होंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन वह जो गया तो वापस आया ही नहीं। तीनों बेचारे काफी देर तक खड़े रहे उसके इंतजार में और फिर बिना सिनेमा देखे ही बड़े दुखी मन से निराश होकर घर लौट आए। उन दिनों शहर में दिनशा आइसक्रीम बहुत चलती थी। लोग उसके बड़े दीवाने थे। पाठशाला को जब गर्मी की छुट्टियां लगती तब कहीं 3 in 1 आइसक्रीम खाने के लिए पिता उन्हें होटल में ले जाते, वो भी बड़ी मुश्किल से 1 या 2 बार। घर में ब्रेड भी तभी आती जब कोई बीमार होता, फल भी तभी आते जब कोई बीमार होता। एक साल तो ऐसा हुआ कि रघु और घर के बाकी सभी लोगों को वायरल हो गया था, पिता ही बचे रहे थे। तब सारे एक लाइन में सोए पड़े थे। फैमिली डॉक्टर 4 किलोमीटर दूरी पर रहते थे, उन्हें फोन करने पर वे घर आ जाते। रघु के पिता के परिवार ने कभी किसी दूसरे डॉक्टर या अस्पताल का मुंह नहीं देखा, वह एक फैमिली डॉक्टर ही सब कुछ संभाल लेता था। पाठशाला में रघु के लिए सब ठीक ठाक रहा, वह निरंतर पास होता रहा अच्छे नंबर से, किंतु तीसरी कक्षा में शुद्ध लेखन में गलतियों की भरमार होने से पिता के हस्ताक्षर रिमार्क पर मंगवाए गए। पिता के सामने जाने की हिम्मत तो कतई रघु में न थी, अतः रघु ने चुपचाप पिता के हस्ताक्षर रिमार्क पर कर दिए और टीचर को दिखा दिया। टीचर को कुछ संदेह भी हुआ, इसलिए पूछ बैठी, 10 दिन से तो तुम दस्तखत करवा के नहीं ला रहे थे, फिर अभी उन्होंने कर दिए क्या? रघु चुपचाप खड़ा रहा। टीचर ने हरे स्याही के पेन से उसके रिमार्क पर राइट मार दिया और कॉपी उसे सौंप दी। रघु के सारे दोस्त अच्छे घरों से होने से और संसाधनों की कमी न होने से रघु को खुद के जीवन की नींव स्थापित करने में उनकी ओर से बहुत सहयोग मिलता रहा। पीछे मुड़कर रघु जब अपना बचपन याद करता है तो उसका मन बचपन की यादों से प्रफुल्लित हो उठता है। सही मायनों में जीवन के वे सुनहरे दिन थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी यादें। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हर इंसान का बचपन तो बड़ा सुनहरा ही होता है। मुझे विश्वास है आपको अपने बचपन के वे सुनहरे दिन याद आ गए होंगे, अपने बचपन के मित्र याद आ गए होंगे, अपने बचपन का वातावरण याद आ गया होगा, बचपन के वे खेल याद आ गए होंगे जो बिना पैसे के खेल लिए जाते थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।